बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ आमना एंड टुडे आई एम हियर विद अ न्यू टॉपिक। आज का न्यू टॉपिक है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। स्टूडेंट्स, आज से मुगल एम्पायर कंप्लीट इन शराब लोगों को करवाऊंगी। बहुत डिटेल से हम लोग हर पर्सनैलिटी को डिस्कस करेंगे एंड एज वेल एज जो भी वॉर्स हुई हैं हम उन सबको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी, मैंने यहाँ पे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत क्यों लिखा है, क्योंकि दो लड़ाइयाँ हुई थी पानीपत के मैदान में। तो ये पहली लड़ाई की बात हो रही है। सेकेंड वाली जो लड़ाई है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बट यू मस्ट नो कि जो पहली पानीपत की लड़ाई थी वो ज़हीरुद्दीन बाबर ने लड़ी थी, ठीक है। और जो दूसरी पानीपत की लड़ाई थी वो इसके पोते ने लड़ी थी। क्लियर? बस इतना थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिएगा। अच्छा, टर्निंग पॉइंट क्यों है? टर्निंग पॉइंट इसलिए है क्योंकि इस जंग के बाद हिंदुस्तान में जो हुकूमत होगी वो एक नई हुकूमत आएगी, क्योंकि इससे पहले लोधी हुकूमत थी, लोधी डायनेस्टी वहाँ पर चल रही है। इस जंग के बाद जो हुकूमत है वो चेंज हो जाएगी। सो इट वॉज फाउट ऑन अप्रैल 21, 1526। कब की पहली लड़ाई जो सी थी पानीपत की वो कब लड़ी गई थी? 21 अप्रैल 1526 में ये लड़ी गई थी। तो पानीपत में जंग का मैदान सज गया। बिगिनिंग ऑफ मुगल डोमिनेंस इन इंडिया एंड द डिक्लाइन ऑफ द लोधी डायनेस्टी। इस जंग के बाद क्या होगा? मुगल डोमिनेंस हो जाएगा, मतलब कि मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाएगा हिंदुस्तान में, इंडिया में, और लोधी डायनेस्टी का एंड हो जाएगा। द बैटल वॉज फाउट बिटवीन द फोर्स ऑफ ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, एंड द इब्राहिम लोधी द सुल्तान ऑफ दिल्ली। किन में जंग हो रही है? जंग हो रही है जी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर में, ठीक है, और इब्राहिम लोधी में। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ कि ये जो ज़हीरुद्दीन बाबर है इसको क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि इसी ने ही मुग़लों की हुकूमत की बुनियाद हिंदुस्तान में रखी। और इसकी जो नेचर थी ना वो बहुत जंगजू फितरत जिसे कहते हैं ना वो थी। क्यों? क्योंकि ये दरअसल मीर तैमूर की औलाद में से थे, ठीक है। और इसके अलावा इब्राहिम लोधी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वो पठानों का एक ख़ानदान था, लोधी ख़ानदान। अच्छा, अब क्या ये पहली दफ़ा ज़हीरुद्दीन बाबर ने सोचा है कि मैंने हिंदुस्तान पर अटैक करना? नहीं, ये ज़हीरुद्दीन बाबर का 5वां अटैक है। मतलब 5वीं दफ़ा ज़हीरुद्दीन बाबर ने सोचा है कि मुझे अटैक करना है और हिंदुस्तान पे हुकूमत करनी है। और इस दफ़ा उसकी नीयत क्या है कि भाई मैंने हुकूमत करनी है, अब मैंने इस दफ़ा वापस नहीं जाना। क्लियर? देन की फैक्टर्स लीडिंग टू बैटल। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसकी वजह से जंग हुई, क्या वजूहत थी? ठीक है, तो एम्बिशन ऑफ बाबर। देखिए, बाबर जो उनसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि वो मीर तैमूर की औलाद में से है, ठीक है, और उसकी फितरत में ये है कि वो डोमिनेंस लेना चाहता है, मतलब डोमिनेंसी जो उसकी है ना, मतलब उसकी फितरत में है। तो बाबर हैड लॉन्ग डिज़ायर टू कैप्चर द फर्टाइल लैंड ऑफ इंडिया, मतलब उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि वो हिंदुस्तान पे हुकूमत करे। और इसका मौका खुद उसको किसने दिया? लोधी डायनेस्टी में, जब मुख्तलिफ़ किस्म की क्या उसे कहते हैं लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई विद इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसेंट अमंग द नोबिलिटी विच वीकेंड इब्राहिम लोधी। ज़ाहिर बात है जब इस तरह की लड़ाइयाँ होंगी तो उसके बाद क्या होगा कि इब्राहिम लोधी की जो हुकूमत थी वो इंटरनली वीक होना शुरू हो गई थी। ऑलराइट, नाउ थर्ड पॉइंट इज़ मिलिट्री इनोवेशन। बाबर जो सा था उसकी जो आर्मी थी वो वेल इक्विप्ड थी, क्योंकि पहली दफ़ा हिंदुस्तान में एक बहुत इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट यूज़ होने जा रहा था जिसे कहते हैं तोप, ठीक है। आजकल तो तोपें जो सी वो बहुत आम हो चुकी हैं, लेकिन उस वक़्त 1526 में पहली दफ़ा कोई तोप का यूज़ करने जा रहा था। तो इसलिए बाबर के पास ये एक अच्छी चीज़ थी, ठीक है, जो कि एक दिखा रही थी उसको कि वो जीत सकती है। सो स्टार्ट करते हैं जी बैटल की बात करते हैं। एनिमीज मेट एट द प्लेन ऑफ पानीपत, ठीक है, पानीपत के मैदान पर जंग का मैदान सज गया। अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर बैटल ड्यू टू इट्स फ्लैट टेरेरियन। Babur forces numbered around 15,000 men, including 20 to 24 pieces of field artillery.
अच्छा, अब बहुत सी जगह पर ये लिखा हुआ है कि जो बाबर की फ़ौज थी वो बहुत ज़्यादा थी, और लिखा हुआ है कि भाई उसकी जो फ़ौज थी वो 1000 समथिंग थी, ठीक है। कहीं पे लिखा हुआ है कि सॉरी 1000 नहीं, मतलब कि 2500 थी, 1200 थी, मतलब डिफरेंट जोन से हैं वो फिगर्स आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में, ठीक है। लेकिन 3-4 बुक्स में अगर सेम फिगर्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप उस वाली फिगर को यूज़ करेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इब्राहिम लोदी आर्मी वो सिग्निफिकेंटली लार्जर, एस्टिमेटेड एट अराउंड 1 लाख ट्रॉप्स एंड 100 वॉर एलिफेंट्स। अच्छा देखो, इब्राहिम लोदी के पास एलिफेंट्स भी थे, ठीक है, और अच्छी खासी फौज थी। अगर हम इन फिगर्स के अलावा बात करें तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि इब्राहिम लोदी के पास फ़ौज ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू ज़हीरुद्दीन बाबर, ठीक है। ये इन शॉर्ट है। आगे बात करते हैं। अच्छा, अब इसमें है जी आर्टिलरी एडवांटेज। बाबर्स यूज़ ऑफ आर्टिलरी पीरियड अ डिसिसिव रोल, द लाउड वॉइस ऑफ कैनन्स। जंग होगी ये शुरू। अब इस जंग में क्या क्या हो रहा है? इस जंग में जी ये हो रहा है कि बाबर के पास हैं जी तोपें, ठीक है। तोपों को बताने से पहले आपको बता दूं कि बाबर की जो आर्मी है वो तादाद में कम है एज़ कम्पेयर टू लोदी आर्मी। बाबर ने क्या किया कि अपनी जो आर्मी है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। उसके कितने हिस्से कर दिए? अपनी आर्मी के 3 हिस्से कर दिए। एक जो उसकी फ़ौज का हिस्सा है उसको उसने खड़ा कर दिया जी पानीपत शहर की तरफ खड़ा कर दिया, ठीक है, ताकि जो दुश्मन है वो डायरेक्ट इस पर अटैक ना कर सके। दूसरा जो उसने हिस्सा किया अपनी आर्मी का, उसको उसने कहाँ खड़ा कर दिया? उसको मतलब कि जहाँ पर उसने आर्मी को खड़ा किया उसके आगे उसने खंदक खुदवाई, ठीक है। खंदक खुदवा कर आगे लकड़ी के जो छकड़े होते हैं उनको अच्छी तरह मजबूती से बांध दिया। बांस नहीं होते, ठीक है, उनको अच्छी तरह बांध दिया। तीसरा हिस्सा उसकी आर्मी का जो है उसमें उसने क्या किया है कि सबसे पहले लकड़ी के छकड़ों को अच्छी तरह रस्सी से बांधा आपस में बड़ी मजबूती से, ठीक है। और उसके पीछे क्या रख दिए जी? बंदूकें रख दी और तीर रख दिए, और उनके पीछे उसने क्या रख दिए? तोप रख दिए। याद रहे, अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि हिंदुस्तान में वेपन पहली बार यूज़ हुआ है ये तोप, ठीक है। ये तरीका था, ये स्ट्रेटजी थी इब्राहिम लोदी की नहीं, ये स्ट्रेटजी थी ज़हीरुद्दीन बाबर की। ऑलराइट। अच्छा, अब ये जो स्लाइड है मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी है। तुलुगमा स्ट्रेटजी यही है कि भाई 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। ये स्ट्रेटजी होगी बाबर की। अब इब्राहिम लोदी ने देखा कि जो दुश्मन है वो तादाद में कम है, ठीक है। उसने कहा कि भाई इतने कम लोग तो हम लोग आराम से हरा सकते हैं, तो उससे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और उसने अपनी फ़ौज को खुल्लम खुल्ला ये इजाज़त दे दी कि भाई आप अटैक करो, सारे मिलके अटैक करो, ठीक है। अब उन्होंने अटैक किया तो क्या हुआ है कि तोपें यूज़ हुई हैं, ठीक है। जैसे ही तोपों की आवाज़ आई, तोपों की आवाज़ से क्या हुआ कि जो हाथी थे वो घबरा गए, और वो घबराए हैं तो उन्होंने वो पीछे को भाग गए और उन्होंने अपने ही जो साथी थे उनको अपने पाँव तले कुचल दिया, ठीक है। इस तरह क्या हुआ कि बाबर जो सा था वो उसने पूरी जंग अपने हाथों में ले ली, और जो मुग़ल सल्तनत थी वो उसने कायम की, ठीक है। और 300 साल से ज़्यादा अरसे तक ये जो मुग़ल एम्पायर थी ये कायम रही, और जो लोधी था उसको शिकस्त हुई और वो पानीपत के मैदान में ही इस जंग के दौरान ही मारा गया। आफ्टर मैथ की बात करते हैं। दी विक्ट्री ऑफ पानीपत एस्टैब्लिश बाबर कंट्रोल ओवर दिल्ली एंड आगरा। जाहिर बात है वो जीत गया बाबर और उसका कंट्रोल हो गया पूरे दिल्ली में, आगरा में। लेइंग द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। फाइनली उसने एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जो कितने साल तक रहेगी आगे? 300 साल तक, मतलब कि सदियों तक चलेगी। It marked the end of Delhi Sultanate and beginning of a new era of centralized governance, architectural advancement and cultural integration under Mughal Empire. Babur victory paved the way for dynasty that would rule India for over 3 centuries, leaving a lasting impact on its culture, architecture and governance. आज भी पाकिस्तान में और इंडिया में बहुत से ऐसी जगह आपको नज़र आएगी जहाँ पर आपको मुग़ल एम्पायर के बहुत से इम्पैक्ट्स नज़र आएंगे। मतलब बहुत प्यारी प्यारी उन्होंने कुछ मस्जिदें तमीर की, कुछ किले तमीर किए,
बहुत सी चीज़ें जो उनसे उन्होंने तामीर की, जो उनके अक्स आज भी मुग़ल एम्पायर के नज़र आते हैं। तो इस तरह पानीपत की जो लड़ाई थी वो किसने जीती? वो जीती ज़हीरुद्दीन बाबर ने, ठीक है। और ये पहले एम्परर थे, मुग़ल एम्परर, ठीक है। और इन्होंने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। तो आज का लेक्चर हुआ है कंप्लीट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट। मिलते हैं नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।